स्टूडेंट्स, आज हम सेल चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, न्यूक्लियस तक पढ़ा था। न्यूक्लियस को हमने ख़त्म किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेल के बारे में। डिड यू नो रेड मैच्योर ब्लड सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, रेड ब्लड जब मैच्योर हो जाते हैं हमारे ब्लड सेल में, तो इनके बीच क्या है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। समझे बात? क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस इनके अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द 4 पार्ट्स। अब ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है, मान लो कि ये सेल के बीच क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी कितने हिस्सों का बना होता है? 4 हिस्सों का। न्यूक्लियस के अंदर भी 4 हिस्से होते हैं। फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं हम उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोस या प्लूरल उसका क्या होता है, न्यूक्लियोली। फिर उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स। तो ये तो हो गया हमारा सेल, बाहर वाला जो सेल है। तो ये तो हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ा। ये न्यूक्लियस है। अभी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग करता हूँ। ये अंदर वाला हिस्सा है, दैट इज़ अवर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, इन चारों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स, ठीक है। आज इन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का जो पहला हिस्सा वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है, द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मान लो कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है ये वाली, ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या करती है, अलग करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन हैज़ टाइनी होल्स। बोलते कि जिस तरह से हमारी जो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते थे, सुराख होते थे। जैसे यहाँ पे सुराख थोड़े थोड़े ऐसे होल होते हैं, इस तरह हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी क्या है, छोटे छोटे होल हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे न्यूक्लियस जो सेल मेम्ब्रेन थी, ये होल का काम क्या होता था, जो भी हमारे एक्सचेंज का काम कौन करते थे, साइटोप्लाज्म के होल्स। उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, ये भी किसका काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, जो भी मटेरियल होता है उनको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। अब देखो, ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। समझे बात? जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल है। तो सेल के बीच क्या है, हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल के बीच क्या है, हमारा न्यूक्लियस। अब देखो, हम दोबारा से थोड़ा इसको पढ़ते हैं। ये हमारी होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये वाली होगी जो इसकी बाहर कवरिंग है, ये क्यों हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझे बात? ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस के अंदर वाला हिस्सा है, न्यूक्लियस के ये वाला हिस्सा है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इनको अलग करने वाला कौन है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। तो बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या करती है, एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। समझे बात? द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जेली लाइक फ्लूइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। समझे? क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी जेली लाइक मटेरियल के अंदर हमारे क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैं इसको क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोली को अलग कलर से दिखाता हूँ। इस तरह से क्रोमोसोम को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ और न्यूक्लियोली भी यहाँ पे ही अंदर इसके मौजूद रहती है। समझे बात? कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। समझे बात? यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए।
हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो क्रोमोसोम ये क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दैट इज़ फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। अब बोलते हैं कि क्रोमोसोम है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा होता है ना जैसे सुई में धागा, तो ये धागे की तरह पतला सा होता है क्रोमोसोम। ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसी के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। किस तरह से बोल रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है इंसान के करैक्टर को डिसाइड करने में, ठीक है। करैक्टर क्या होता है कि जैसे कि हमारी शक्ल हमारे माँ बाप से मिलती है, ठीक है। तो हमारे माँ बाप, ठीक है, किसी की शक्ल दादा से मिलती है, किसी की चाचा से मिलती है, किसी भाई से मिलती है, बहन से मिलती है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी हमारे करैक्टर होते हैं वो पास होते हैं, वो सारे किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। ये क्रोमोसोम क्या करता है, इनहेरिटेंस, मतलब जो हमारे पूर्वजों के, जो हमारे बुज़ुर्गों के करैक्टर है वो आने वाली जनरेशन में पास करते हैं। समझो पेरेंट्स से किस में आ जाते हैं, चिल्ड्रन में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का फंक्शन बता रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। मान लो कि ये क्या बोल रहा है, ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक पास करना, किसी चीज़ को पास करना। मान लो कि एक जनरेशन होगी, ये मान लो कि हमारे ऐसा मान लो कि ये ग्रैंड फादर हो गया, तो ग्रैंड फादर के करैक्टर किस में पास होंगे, फादर में। तो फादर के करैक्टर किस में पास होंगे, जो उसके आगे बच्चे आएंगे, ठीक है, उसके सन होगा, ठीक है। ग्रैंड फादर, फादर और सन, तो इस तरह से करैक्टर क्या करते हैं, पास करते हैं। मान लो कि इसके बाल क्या हैं, रेड हेयर हैं इसके दादा के, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, तो उसके बेटे के हेयर भी क्या होते हैं, जिस तरह से दादा के हेयर मान लो कि ये थोड़े से रेडिश कलर के हैं, तो उसके बच्चे के हेयर भी कैसे होंगे, उसके बेटे के हेयर भी रेडिश होंगे। जो अब उसके आगे जो बच्चे पैदा होंगे उसके हेयर भी कैसे हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। एक एग्जांपल से, तो ये क्या करता है, करैक्टर को ट्रांसमिशन करता है, समझे बात। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, यहाँ से टू कंट्रोल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। बोलते जितने भी सेल के अंदर लाइफ फंक्शन, लाइफ को जिंदा रखने के लिए फंक्शन हो रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर मौजूद हो रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक न्यूक्लियस के बारे में। अब बोलते कि ये तो न्यूक्लियस की बात होगी, अब और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी आउटलाइन। ये मैंने गूगल से एक डायग्राम डाउनलोड किया है। तो देखो सेल के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे अगर, तो सेल के अंदर क्या क्या है, सेल वॉल, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करता हूँ। तो सेल के अंदर सबसे पहले क्या है, सेल वॉल, फिर उसके अंदर क्या है, सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो और क्या है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया देखो खाली जगह है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर क्या है, इसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल, जिसके अंदर वाटर होता है, वैक्यूल होता है, ठीक। फिर क्या है, सेंट्रोसोम। फिर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या है ना, ये न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियस है। फिर क्या है, बाहर वाली जो है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। फिर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें, फिर गोल्गी अपरेटस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये क्या होता है, गोल्गी अपरेटर। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास एक टेबल है, तो टेबल को भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस हैं। ऑर्गेनेलिस क्या था, ये मान लो कि सेल है, बीच में न्यूक्लियस है। तो जो हमने अभी देखे जैसे माइटोकॉन्ड्रियास, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट है जो हमने देखा है, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारी ऑर्गेनेलिस, सेल के अंदर जो भी छोटे छोटे ऑर्गन हैं जो कि सेल के अंदर फंक्शन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, जो सेल की ऑर्गेनेलिस। अब ये बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस आकर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिस हैं जो हमने अभी देखी, ये किस में मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। अभी हमने देखा ये सेल है, देखो अभी हमने देखा,
ये सेल है। तो सेल के अंदर ये जितने भी स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे ये क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, सेल की ऑर्गेनेलीज। ये सारी किसके अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर, यही बात बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली है ये सारी कहाँ पे मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें अगर हम कौन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं, लाइजोसोम्स देखे हमने और राइबोसोम्स देखे, ठीक है। तो अब पहले नीचे जाने से पहले हम पहले इनको देख लेते हैं एक बार। पहले सेल वॉल के बारे में बताते हैं। सेल वॉल क्या होता है कि सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो बाहर वाली कवरिंग होती है, प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, सेल वॉल हमेशा किस में रहेगी, प्लांट सेल के अंदर। तो बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। वो हमने अभी पीछे सेल में देखा, पहले पढ़ लेते हैं हम। द सेल वॉल इज द एक्स्ट्रा कवरिंग दैट सराउंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल. It is made of a stiff, non-living material called cellulose. The cell wall is lacking in the animal cell. ठीक है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, बोलता है कि जो हमारी सेल वाल है ये एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग, मान लो कि ये सेल है, सेल के बाहर वाली जो कवरिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। ये किस में मौजूद होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। ये क्या होती है, स्टिफ होती है, सख्त होती है, नॉन लिविंग होती है, इसके अंदर कोई जान नहीं होती है, ठीक है। और ये बाहर वाली जो सेल वाल है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। लेकिन जो सेल वाल है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, सेल वाल एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, ये किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। अब सेल वाल का काम क्या होता है, सेल वाल का काम आपको मैं बताता हूँ। इट प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को क्या करता है, रिजिडिटी मतलब कि उसको सख्त रखता है। सेल को क्या करता है, रिजिडिटी, थोड़ा सख्त तरीके से उसको रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन, उसको बचाता है, सेल को क्या हिफाजत करता है, कौन, हमारी सेल वाल। हैव यू एवर थॉट व्हाई द प्लांट हैज़ ए वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। कभी आपने सोचा कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है और सेल वाल क्यों होता है, इसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल वाल के बारे में। अब यहाँ पे बोलता है इमेजिन स्टैंडिंग इरेक्ट विदाउट द बोन्स। बोलता है कि क्या कभी आप बिना हड्डियों के खड़े रह सकते हो, नहीं रह सकते। आल्सो योर बॉडी मेक इट्स ओन फूड। क्या आपकी बॉडी खुद अपना खाना बनाती है, नहीं बनाती है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये प्लांट्स है वो किसकी वजह से खड़े हैं, सेल वाल की वजह से वो क्या है, एक जगह पे खड़े रह सकते हैं। बट ए ग्रीन प्लांट स्टैंड्स इरेक्ट विदाउट हैविंग एनी बोन्स एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बोलते हैं कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती, लेकिन वे फिर भी खड़े होते हैं। तो किसकी वजह से ये खड़े होते हैं, तो इसका जवाब हमने अभी पढ़ा, सेल वाल की वजह से, ओके। ए प्लांट हैज स्पेशल पार्ट्स दैट मेक इट पॉसिबल। प्लांट के अंदर स्पेशल पार्ट्स है, वो हमने बता दी कि सेल वाल की वजह से ये खड़े रहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। जो हमने 7th में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, समझे बात। अब जो नेक्स्ट है हमारा, पहले में हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमने जो नीचे देखे थे उनको हमने एक टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, ठीक है। इसको सिंगुलर हम माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमने नीचे एक इमेज लगाई है, तो ये देखिए कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, समझे बात। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, किस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में मौजूद रहना पड़ता है। तो इसका काम है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन। देखो, प्लांट्स को भी रेस्पायरेशन करनी पड़ती है, सांस लेना पड़ता है। जैसे इंसान सांस लेता है, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पायरेशन होती है, लेकिन ये सांस नहीं लेता। वहाँ पे क्या है, एनर्जी की फॉर्मेशन में इसको मदद करता है, इसलिए इसको पावर, क्योंकि रेस्पायरेशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने के लिए। तो रेस्पायरेशन से ये क्या करता है, प्रोवाइड द सेल विद द एनर्जी। तो इसी वजह से सेल के अंदर क्या है, एनर्जी
बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। समझे बात? तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी वाली ऑर्गेनेल्स हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।